ओके, सो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि जो हमारे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना भाई कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, खानदान वाली कैरेक्टरिस्टिक जो बोलते हैं कि भाई ये पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर बच्चों में आ रहे हैं ना, वो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स। और उनमें मैंने आपको बताया था बेटा कि डीएनए एंड आरएनए उसका मेन कंपोनेंट होता है हेरिडिटी के लिए। तो जब इन डीएनए आरएनए दोनों की आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी वाटर डाल के H+ आयन जब डालते हो आप, है ना, जैसे ही आप वाटर डाल के H+ आयन डालते हो या OH- डाल करके ये करते हो, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको तीन चीजें मिलती है। एक है शुगर, दूसरा कौन सा है, बेस, नाइट्रोजनस बेस। और ये कितने बेसेस हैं, अगर आप किसी एक की बात करो डीएनए, और टोटल 5 है, टोटल 5 है बेसिस, जो टोटल 5 है, लेकिन इनमें 4 डीएनए में है और 4 आरएनए में है। ध्यान रखना, इसका मतलब 3-3 इनके कॉमन है। तो ठीक है, तो उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। देखो, होता है AGTC, फिर AGUC। तो ये जो यूरासिल वाला पार्ट है वो यहाँ होता है, और AGTC वाला पार्ट डीएनए के अंदर होता है। भी क्या है, मैं थोड़ी देर में भी आपको डिस्कस करता हूँ। एजेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, और ये एजेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो अब रही बात, ये शुगर में कौन सा मिलता है। तो शुगर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर जो मिलते हैं। एक है राइबोज। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, डी फैमिली वाले ही हमारे नेचर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली मिलते हैं। और दूसरा है डी ऑक्सी राइबोज, यही शुगर है। डी ऑक्सी राइबोज कहाँ मिलता है, डीएनए में। राइबोज वाला कहाँ मिलता है, आरएनए में। अच्छा, राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैंने वो आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था कि CHO, आप वापस इसको रेफर कर सकते हो। बाकी सारे OH आपके राइट साइड में। 5 पेंटोज शुगर है ये, एल्डो पेंटोज जिसको बोलेंगे। तो नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 5 नंबर पे CH2OH हो गया। और फिर जब इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाने के बाद ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आएगा। ध्यान से देखो। तो अब अगेन देखो, ये कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला, इधर वाला, ये ऑक्सीजन ये जाके अटैक किया है, तो ये एक नया कायरल सेंटर जम आ जाएगा। और इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, एक बार OH राइट एंड एक बार OH। अच्छा, जो इसके अबाउट OH राइट लेफ्ट होता है, उसको कौन सा टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमर में, एनोमर। गुड, एनोमर्स। तो वो एनोमर्स बनते हैं। और एनोमर्स में अल्फा या बीटा मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था कि जैसे ही एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड लास्ट वाला ये सेम साइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं बीटा। और जब अपोजिट साइड हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ध्यान है, यस। ध्यान है। तो यहाँ पे देखो, ये सेम ही साइड में है बेटा, तो ये बीटा वाला। तो इसको छोड़ करके बाकी सब देखो OH नीचे की तरफ। और यहाँ वाला तो चलो वो एंगल चेंज करते हैं तो इसलिए ऊपर हो जाता है, जो जैसा मैंने आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में बताया था। तो एकदम प्लेन, एकदम ध्यान रहना चाहिए सबको कि ये बीटा डी राइबोज है। अच्छा, डी ऑक्सी राइबोज का मतलब क्या हुआ, और ऑक्सीजन कहाँ से निकाला, तो ये याद रहना चाहिए सबको कि नंबर 2। ये नंबर 2 का मतलब कौन सा है, ये एनोमरिक पोजीशन है। और आप याद करो, IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम नंबर 1 किसको देते हैं भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टर्मिनेटिंग अगर हमारे पास है तो उसी को नंबर 1 मिलता है। तो यही है 1 2 3 4 5। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। तो मतलब सेकंड वाले ऑक्सीजन को अगर आप गायब कर दो तो वो क्या बन गया, डी ऑक्सी राइबोज। अच्छा, इसमें कायरल सेंटर्स पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं
कि भाई इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 कायरल सेंटर है। इसके पास 1 है, ये गायब हो गया, 2 है, 3 कायरल सेंटर्स। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं। तो हमें समझ ये आया कि बच्चों डीएनए आरएनए को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो शुगर मिलेगा, बेस मिलेगा, और साथ में जो तीसरा कंपोनेंट है वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इन्हीं तीनों का यूनिक तरीके से फॉर्मेशन ही आप इतने लाखों अरबों में जो लोग हैं और सभी एक दूसरे से अलग हैं, तो आप कह सकते हो इन्हीं की सीक्वेंसिंग से, जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, इन्हीं की सीक्वेंसिंग अलग अलग होने से ही इतना सारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। इतने सारे दिविक दिविक है, अस्मित अस्मित है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो वो जो 5 बेसिस मैंने बोले थे, वो 5, ये 5, वो 5 बेसिस ये सामने आपके रहे ना। अब देखो, आप ये लाइन देखो जो मैं अभी समझा रहा था कि डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस। कौन कौन से? AGCNT, मतलब AGTC जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे CT। आरएनए के पास भी है, आप ध्यान से देखो। फोर्थ वन इज यूरासिल, मतलब जो थायमीन इन्होंने कर रखा है उसके जगह पे यहाँ पे यूरासिल है। ध्यान से समझना ये बेसिस को, देख लो ये स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बोला कि अभी के अभी इसको आपको फिनिश करना है। क्लास चांस देता हूँ, इसको देख लो अच्छे से, इन पांचों स्ट्रक्चर को देखो, और ये भी देखो, इस एंगल से भी देखो कि क्या वो एरोमेटिक भी है। बढ़िया से देखो, ये बहुत ही मजेदार है ये। एडेनिन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से, साइटोसिन ये रहा ना, उसको बहुत बढ़िया से देखो। सर। हाँ बेटा बताओ। सर मैत्री को एडमिट करना। ओके बच्चों, देख लिया सब स्ट्रक्चर? हम्म। तो अब आगे मैं बोलूं, ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, जिसमें आप ध्यान से देखो डबल रिंग फ्यूज्ड है, इन बेसिस को बोलते हैं प्यूरीन्स। क्या बोलते हैं? इसको नोट कर लेना सब लोग, राइट? या सिंपली प्यूरीन, अगर एक सिंगल की बात करूं। और ये जो सिंगल वाले आपको मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा? पिरिमिडीन। तो ये हो गया आपका प्यूरिन, और ये हो गया पिरिमिडीन। ये आप देखो, एक ही रिंग है इसमें, इसमें डबल रिंग है। देख रहे हो आप? नाइट्रोजन की काउंटिंग कर लो, इनसाइड रिंग कितने हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नाइट्रोजन। यहाँ चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नाइट्रोजन। लेफ्ट साइड दोनों का स्ट्रक्चर कंपेयर करो, तो C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड C, NH, इधर वाला बिल्कुल आइडेंटिकल। इस साइड वाले में देखो तो इधर वाले में भी स्ट्रक्चर वाइज अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो कोर स्ट्रक्चर है इसका, वो दोनों का देखो सेम है क्या?
चेक करो, चेक करो, जो कोर स्ट्रक्चर है इनका वो सेम है क्या? हाँ सेम ही है, बस आपको यहाँ अंतर दिख रहा होगा थोड़ा। ये जो सी डबल बॉन्ड NH2 बना है यहाँ पे, और यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड, अगर आप ये लोन पेयर इधर दे करके इधर माइनस और प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो, यानी टॉटोमर बना दो, तो आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड दिखेगा ये दोनों एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो फर्क बस ये है कि मतलब रिंग दोनों का लगभग लगभग आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द एटम्स। जस्ट एक फर्क है कि भाई यहाँ कीटोनिक ग्रुप आ गया, एक तरफ आपको कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ देखो कीटोनिक ग्रुप मिल रहा है और इधर आपको NH2 ग्रुप मिल रहा है, और एक और चीज यहाँ एक्स्ट्रा NH2 आ गया बस। अरे बात समझ में? तो ये स्टोरी है किसकी? प्यूरीन्स की। पिरिमिडीन में देखो, पिरिमिडीन में देख लो आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये रिंग्स एरोमेटिक है या नहीं, दोनों के दोनों? बोलो। यस सर। चेक कर लो भाई। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में ही है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हकल रूल फॉलो करता है? बिल्कुल करता है, तो हो गया। यहाँ काउंट करते हैं, तो भाई यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो आपको दिख नहीं रहा है वो ये है कि ये लोन पेयर इधर से कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक बेटा दोनों ही है, एडेनिन गुआनिन सब। ऐसे यहाँ चेक कर लो, है ना? गुआनिन में कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, बस इतना ही फर्क है। अब ये सब चेक कर लो, ये सारे रिंग आप देखोगे मेरे ख्याल से सारे के सारे रिंग आपको एरोमेटिक दिखेंगे, एक बार चेक करके देख लो, वो चाहे प्यूरीन हो या पिरिमिडीन हो, दोनों ही। तो ये हमारा जो थाइमीन था ये DNA का पार्ट था, और यूरासिल RNA का पार्ट होता है। बाकी सारे DNA RNA सब में मिलते हैं ये। बाकी ये तीन DNA में भी हैं और RNA में भी। यहां तक सबको समझ में आ गया? हम्म, बोलिए। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको समझना बाद में। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये स्ट्रक्चर। बाकी आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप देखोगे ये फॉस्फेट यूनिट का डिफरेंस है बस। बाकी देखो सब कुछ सेम। बेस है, ये सुगर है, ये बेस है, ये सुगर है। यहाँ पे बस नॉर्मल चीज है, यहाँ पे फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड का यूनिट यहाँ पे ज्वाइन हो गया। सो तो बेसिकली अभी मैंने क्या समझाया था आपको कि न्यूक्लिक एसिड के अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको तीन कंपोनेंट मिलते हैं। एक मिलता है बेस, दूसरा मिलता है सुगर, और तीसरा मिलता है फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब रियलिटी में ये तीनों आपस में कनेक्टेड थे ना। तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो देखो इनका सभी का आधार क्या है? बेस हो चाहे फास्फोरिक एसिड हो, ये सब शुगर से ही जुड़े होते हैं डायरेक्टली। अब ये जो बेस यूनिट है, ध्यान से देखो ये किस जगह से जुड़ा है, तो यहाँ पे देखो ओपन, काम, हाँ, बेस बेस किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो आंसर है देखो यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे भी जोड़ रखा है हमने। और यहाँ पे देखो नंबर 5 के पास कौन सा चीज जुड़ा हुआ है? फास्फोरिक एसिड का। तो अच्छा ये कैसे जुड़ गया भाई? ये कैसे जुड़ गया? तो बड़ा आसान है, ये कैसे जुड़ा होगा? तो आप सोचो आपके पास एल्कोहल है,
और साथ में इधर आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है। तो कुछ याद है, जब एल्कोहलिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप इकट्ठे हो तो ये क्या बनाते हैं? एनीबडी? तो ये बनाते हैं बेटा एस्टर। याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था ना। ठीक उसी तरीके से ये है, ये फॉस्फेट एस्टर है, वो कार्बोक्सिलेट एस्टर होता है। फर्क बस इतना है। तो ऐसे जितने भी अलग अलग एसिड आएंगे उस हिसाब से हम एस्टर बताते चले जाएंगे। तो ये एक एस्टर ही है, तो ये एक नॉर्मल तरीके से बॉन्ड बनाया है। तो जब हम सिर्फ शुगर के साथ सिर्फ और सिर्फ हम बेस की बात करते हैं, ये दोनों, इनको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। SIDE, न्यूक्लियोसाइड, है ना? या तो जैसे ग्लूकोसाइड बोलते थे, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अब, है ना, अब एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करो कि शुगर बेस हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब अगर तीनों जुड़ जाएं, शुगर प्लस बेस, ऑफ कोर्स सब शुगर से ही अटैच्ड है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये तीनों का यूनिट अगर आपस में जुड़ जाए तो ये इस सिंगल यूनिट को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड, TIDE। ध्यान देना वर्डिंग, कई कई बार ना सिर्फ प्लेन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है इस पे, क्योंकि ये टेक्निकली टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में, अगर DNA RNA की बात करोगे तो ये कोर बायोलॉजी की तरफ जाने लगता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कई बार सिर्फ इतना ही सा पूछ लेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनोगे सब लोग। न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों को मिला करके। अब अगर मैं बोलूं आपको बेटा न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो आप क्या बोलोगे? सर ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसी का पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन पता है, इसको पॉलीमर बोलना ट्रू सेंस में करेक्ट नहीं है। इसको पॉलीमर बोलना ट्रू सेंस में करेक्ट इसलिए नहीं है कि चलो ये यूनिट जरूर सेम दिख रही है, लेकिन इनमें कई जगह पे डिफरेंस है। जैसे पहले यूनिट में हो सकता है ये एडेनिन हो, और दूसरा यूनिट जो इसके साथ जुड़ रहा है वो हो सकता है गुआनिन हो जाए। तो भाई ये AG, और तीसरे यूनिट में कुछ और हो जाए, चौथे यूनिट में कुछ और हो जाए, और फिर रिपीटेशंस भी हो सकते हैं, और किसी भी रैंडम सीक्वेंस में जा सकता है। और यही यूनिक पैटर्न ही सभी लोगों के DNA को अलग अलग बनाता है। यही सीक्वेंसिंग है, यही सारी चीज। तो बच्चों, ये जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है ना, ये ट्रू पॉलीमर नहीं है, क्योंकि पॉलीमर में एक यूनिट जो होता है उसी का आइडेंटिकल यूनिट ही रेप्लिकेट करता है। तो अगर ये एडेनिन है तो ये भी एडेनिन, ये भी एडेनिन, ऐसा करके चले जाना चाहिए। तो ट्रू सेंस में पॉलीमर नहीं है, बट हाँ, इन अदर वे अगर मैं इस चीज को इग्नोर कर दूं, इसको सिर्फ बेस समझ लूं, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि ये पॉलीमर है। ठीक है? तो ये तो हो गया था हमारा क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये सब आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, जिसको फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज भी बोल सकते हो आप। क्योंकि ये देखो ज्वाइन कैसे हो रहे हैं भाई, ये यूनिट कैसे जुड़ेगा? आप देख रहे हो इंटरेस्टिंगली कि पहले नंबर पे ही, यानी एनोमेरिक कार्बन पे ही, एनोमेरिक कार्बन पे ही बेस अटैच्ड है। तो यानी इसका वो ऑक्सीजन जो OH था वो तो किसी काम का रहा नहीं। तो अब अगर ये दो ग्रुप को आपस में जुड़ना है तो एक ही तरीका है कि एक एसिड और दूसरा अल्कोहल, यानी एस्टरिफिकेशन के थ्रू जुड़े। तो यही देखो यहाँ पे, एक अल्कोहलिक ग्रुप इसका और इसका फॉस्फोरिक एसिड वाला, ये आपस में ज्वाइन होगा। तो बन गया ये हमारा एक लिंकेज। आ गया बात समझ में? तो बस इतना ही सा इसका फंडामेंटल है, और इसी के हिसाब से चीजें फॉर्म होती हैं। तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। न्यूक्लिक एसिड चेन इज शोन बिलो, कि शुगर है, साथ में बेस है, फिर फॉस्फेट है, और फिर शुगर, फॉस्फेट, बेस, और ये आपस में फॉस्फेट ही है जो दो शुगर को आपस में कनेक्ट करता है, क्यों? थ्रू एस्टर बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, फिर चलो RNA का स्ट्रक्चर, जो RNA के स्ट्रक्चर्स हैं वो तो नॉर्मल, कि भाई उसमें इस तरह की सीक्वेंसिंग अपनी अटैच्ड है, ऐसे चलता चला जा रहा है। लेकिन जो DNA का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा देखा गया है कि ये जो दो अलग अलग, मतलब जो चेन है ना,
वो आपस में बड़े यूनिकली डबल स्ट्रैंड, ध्यान से देखना ये वर्ड, ये 9वीं 10वीं के बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। डीएनए हैव डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिकल पाथ तो आप सभी जानते हो भाई कि हेलिक्स इसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके नीचे आता जाए ना। हेलिकल स्ट्रक्चर तो यही होता है। डबल स्ट्रैंड का मतलब कि दो पैरेलल पैरेलल स्ट्रैंड आपस में आ रहे हैं। तो अब ये पैरेलल आ रहे हैं तो नेचुरली इनके बीच में कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इनको कनेक्ट कर रही है आपस में इतना स्ट्रांगली, अदरवाइज डबल क्यों? फिर तो वीक फोर्सेस की बात किया जाए तो खूब सारे आपस में जुड़े होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस। लेकिन ये डबल ही क्यों? तो डबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही यूनिक सा बॉन्ड मिलता है, बहुत ही यूनिक। और इसी को हम बोलते हैं कि दीज टू स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टू स्ट्रैंड्स go parallel and connected through हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, जो अब अगर ये पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो हम एजीटीसी की बात कर रहा हूं, मैं डीएनए की अब बात कर रहा हूं क्योंकि आरएनए में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ए एंड टी के बीच में आप चेक करो एंड जी एंड सी के बीच में चेक करो। अब देखो ए एंड टी के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा होगा एंड जी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा होगा। ये देखो स्ट्रक्चर ध्यान से, जी एंड सी के बीच में चेक करो कैसा बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल। यहां कैसा बॉन्ड दिख रहा है, ए एंड टी के बीच में, तो एडेनिन एंड थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ये जो बॉन्डिंग है डबल एंड ट्रिपल, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब कि एडेनिन एंड थायमीन आर कनेक्टेड थ्रू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो इसीलिए डबल बॉन्ड। तो इसको ये मत बोल देना कि सर ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, ना ना ना, दिस इज जस्ट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मालूम है कि नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वही इसके स्ट्रक्चर को, ये डबल है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को। अच्छा, एक और चीज आपको नोट करने लायक है कि ये जो आपस में कनेक्शन है ना इस तरह का, इसमें आप देखो स्ट्रैंड में यहाँ 5' से ये 3' की तरफ दिखाया हुआ है, और ये 3' से 5' मतलब कि बिल्कुल पैरेलल नहीं होता, ये एंड्स बिल्कुल अलग अलग है। मतलब अगर वो एकदम आइडेंटिकल हो जाता तो क्या होता कि भाई टी टी से ही जुड़ा है, ए ए से ही जुड़ा है। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि ए एंड टी आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ए एंड टी के साथ ज्वाइन है। तो जब ये स्ट्रक्चर का एंड टू एंड स्ट्रक्चर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एंटी पैरेलल है। जैसे मतलब जो जो भी सीक्वेंसिंग दिख रही होगी उसका जस्ट अपोजिट करके आप उनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखोगे, है ना? आ, इस चीज का ध्यान रखोगे। और इसी के साथ बच्चों आपका ये जो बायोमोलिक्यूल का टॉपिक है खत्म हुआ। हाँ, अगेन आपको एक रीडिंग ले लेना है क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे खैर ये सब तो मेडिकल विंग्स में पूछे जाते हैं कि भाई वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ये डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर दिया था जिसके लिए इनको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। एंड आरएनए में, आरएनए के अगर आप देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स is present which is sometimes folds back on itself. RNA molecules are 3 types। जिससे मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब भी क्वेश्चन कई बार ही पूछ देता है कितने टाइप के हैं और उनके नाम क्या है। मैसेंजर आरएनए, फिर आपका राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो ये रहे इनके टाइप बच्चों, और ये रहा इनका स्ट्रक्चर। बेस मैंने आपको समझा दिया। जस्ट हैव अ गुड रीडिंग एंड ऑफ कोर्स आपको बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पूरा बढ़िया से एक रीडिंग लगा लेना है। इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ खास है नहीं, आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए बस। और विद दिस नोट वी आर डन विद द होल बायोमोलिक्यूल विच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप अगर टाइम दोगे तो ये ग्रो करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल एवरीवन।